नमस्कार दोस्तों। बंगाल के अंदर ओथ सेरेमनी हो चुकी है, बीजेपी सरकार बना चुकी है और चारों तरफ एक देखा जा रहा है कि लोग बहुत खुश हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी एक विक्ट्री हो गई है। बेशक ये विक्ट्री बहुत बड़ी है, इसकी जो सिंबॉलिक मैसेजिंग जो है डेफिनेटली वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग मैसेज है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव है। बट यहाँ से आगे रास्ता कहाँ जाता है? गौर करने लायक बात ये है। सबसे पहली और साफ बात तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से आगे का रास्ता बहुत ही दुर्गम, खतरनाक, मुश्किलों भरा और बहुत ही दुष्कर है। और एक असली योद्धा के रूप में बीजेपी और उसके लीडर्स की पहचान तभी स्थापित होगी जब वो यहाँ से आगे के रास्ते को सक्सेसफुली तय करेंगे और बंगाल को एक नया बंगाल बनाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बात सब हर व्यक्ति जो मिस कर रहा है और एक कह सकते हैं कि इलेक्शन विक्ट्री की जो कहते हैं ना एक पूरी जो हवा बनी है उसके अंदर एक नशे में चूर है। और उस नशे में रहते हुए जो व्यक्ति ये एक इंपॉर्टेंट बात जो मिस कर रहे हैं बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि वहां पर तकरीबन तकरीबन पिछले 50-60 साल से एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें कि सारे राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं उनका एक बहुत डीप रूटेड एस्टेब्लिशमेंट और पेनिट्रेशन बन चुका है। वहां पर पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने ऐसे डीप रूटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वहां की सोसाइटी के अंदर, बॉर्डर एरियाज के अंदर, कि वो अब एक तरह से पिछले 50-60 साल में जो हुआ उसके कारण वहां पर अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बना चुके हैं। सबसे पहले कम्युनिस्टों का दौर, उसके बाद ममता बनर्जी के 15 साल, और इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर एक तरह से आप देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ड्रग स्मगलिंग के, उसके अलावा इलीगल आर्म्स और एम्यूनेशंस, वेपन स्मगलिंग के और कई तरह के जो है वहां पर फेक करेंसी इत्यादि के एक कहते हैं ना एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स वहां पर बंगाल में स्थापित हो चुके हैं। महिलाओं की तस्करी, गाय की तस्करी और दुनिया भर का इलीगल इमिग्रेशन वगैरह जो सारा हम देखते हैं वो पूरा का पूरा उसका जो एपिसेंटर जो था वो आपका पश्चिम बंगाल था। और अब चूंकि ये बीजेपी सरकार वहां पर आई है और एक फेवरेबल रेजिम वहां से गई है तो जाहिर है कि इसको लेकर के बहुत ही डिस्कम्फर्ट है आईएसआई के इनर सर्कल्स के अंदर। और बांग्लादेश में बैठे हुए जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इन गतिविधियों को वहां से संचालित कर रहे हैं उनके और इन सब के बीच में एक बहुत ही एक अनईजी का सेंटिमेंट है, डिस्कम्फर्ट है और एक खलबलाहट हम कह सकते हैं, परेशानी। जब आप अंदाजा इससे लगाइए कि एक वक्त था जब बांग्लादेश एक प्रोमिनेंट राउट हुआ करता था, पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट वहां से आते थे। ये जिन मसूद अजहर की हम बात करते हैं जो आज भारत और पाकिस्तान को लगभग लगभग 2 बार युद्ध के मुहाने पर ला के खड़ा कर चुके हैं, ये मसूद अजहर बांग्लादेश के रास्ते ही भारत में एंटर हुआ था। सज्जाद अफगानी जो कि हरकतुल मुजाहिदीन का फर्स्ट कमांडर था वो भी बांग्लादेश के रास्ते भारत में एंटर हुआ था और उसको छोड़ने वहां पर गया था मसूद अजहर। उसके बाद बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करवाया गया और फिर वो यहां पर एंटर हुआ। अब इतने जो डीप रूटेड स्ट्रक्चर्स वहां पर हैं तो डेफिनेटली जो है ये ऐसे तो बने नहीं होंगे, इनके पीछे कुछ न कुछ एक सपोर्ट सिस्टम होगा और कुछ न कुछ एक संस्थागत जो है एक उसके इनके ऊपर मेहरबान लोग होंगे जिन्होंने इन चीजों को इतने डेकेड से वहां पर चलने दिया। जो आपका इतना जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आ रहे थे, रोहिंग्यास का जो अंदर एंट्री हो रही थी, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके उस बॉर्डर से भी ऑपरेट होते हैं। देखिए आसाम में भी था लेकिन वहां तो बीजेपी सरकार आ गई और हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी कुछ इफेक्टिव एक्शंस लेकर के चीजों को कंट्रोल में किया, लेकिन तब भी मदरसों का प्रभुत्व और वो वहां पर एक जारी है और सीए एनआरसी को ठीक से इंप्लीमेंटेशन इतना हो नहीं पाया। लेकिन बंगाल में तो स्थिति उससे कई गुना ज्यादा भयावह और खतरनाक है। ये जो टीएमसी के एमएलएज हैं, शेख शाहजहां और इस तरह के लोग, ये ओपनली सरेआम लोगों को ऐसे कहते फिरते थे कि भाई हम बांग्लादेशी हैं, हमारा हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। और अभी अभी तो आपने देखा बांग्लादेश से कई सारे जो बड़े जो रेडिकल जमात के जो लीडर्स हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हमारा पूरा सपोर्ट है और बांग्लादेश के करीब 17-18 करोड़ मुसलमान आपके साथ में हैं, आप अपने आप को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दीजिए और भारत के खिलाफ एक वॉर छेड़ दीजिए। इन बातों को सुनकर के शायद यहां लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन
मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जब अमेरिका में अपना मास्टर्स कर रहा था, ये सन 2012-13 के आसपास की बात है, तब भी हम ये बातें वहां पर सुनते थे कि इस तरह की बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसीज और प्लानिंग है कि वेस्ट बंगाल को ईस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश के साथ यूनाइट करके एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर किया जाए और पूरा वो हब जो है जिहादिस्ट रेडिकल्स का एक हब बनाया जाए। और देखिए, सेपरेट कंट्री तो डेफिनेटली नहीं बन पाया, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखें तो जो जिहादी तत्व हैं, जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, उनका जो कहता है ना एक मजबूती, वो उस पूरे इलाके में ऐसी स्थापित हो चुकी है कि अब जो भी नई व्यवस्था वहां पर आई है, उसे चैलेंज करना, उसे तोड़ना एक ऐसा दुष्कर कार्य है जिसको कामयाब होने में, जिसके अंदर आपका असली अंदर की ताकत, आपका चरित्र और आपका मेटल जो है वहां पर टेस्ट होगा। क्या आप इस चीज को कर पाएंगे और उसके लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या। देखिए, मैं साफ सी बात कहूं तो लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं वहां पर, लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, उनका एक बड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट वहां पर, लोगों के अंदर एक दहशत के साथ एक प्रेजेंस है काफी। उसके अलावा आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसा ही एक पूरा का पूरा एक फ्रेगमेंटेड इकोसिस्टम बांग्लादेश में है जो फैसिलिटेट करता है इन चीजों को। तो उसके इस इकोसिस्टम के अंदर कई सारी चीजें जो कि भारत में टेररिज्म को प्रमोट करती हुई दिखती हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको सपोर्ट करती हुई दिखती है, उन सबको मिला करके वो एक व्यवस्था चल रही है। और वो ऐसी व्यवस्था बिना स्टेट सपोर्ट के चल नहीं सकती। अब यहां तक सुनने में आता है कि जब टीएमसी का शासन था तो वहां की जो पुलिस जो थी वो एक तरह से इन लोगों के साथ मिली हुई थी और इनको एक तरह से सिस्टम को सपोर्ट करती थी। जो संदेश खाली में जो हो रहा था वहां पर, टीएमसी के नेता कारकुन लोगों के घरों में घुस करके उनकी बहू बेटियों को उठा ले आते थे और ओपनली अपना जो जिहादी एजेंडा वहां पर इम्पोज किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। और उसके अंदर तब पुलिस क्या कर रही थी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह की बातें उस इलाके से आ रही हैं उससे तो साफ ये साबित होता है कि लोग वहां पर कॉम्प्लिसिट थे व्यवस्था के, सरकार के, शासन के। अब प्रश्न ये है कि ये लोग अगर कॉम्प्लिसिट थे तो ये लोग कौन थे? जनरली जो आम जनता है वो इस बात को यहां तक सीमित कर देगी कि सरकार के लोग थे, शासन के लोग थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर सकते हैं। भारत सरकार में, भारत में गणतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर प्रशासन के अंदर और पुलिस के अंदर सेंट्रल कैडर से ऑफिसर्स जाते हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से सिलेक्टेड होते हैं, जिसमें मोस्टली आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। और उनको इतने प्रोटेक्शन, इतनी इम्यूनिटी उनको प्राप्त है कि उनको कोई भी गलत कार्य के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकता। आप देखेंगे यदि आप किसी एक आईएएस या आईपीएस के अगेंस्ट या सेंट्रल सर्विसेज के किसी भी ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट आप कोई एक्शन लेते हैं तो पूरी की पूरी उनकी लॉबी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। लेकिन यही लोग जब करप्शन करते हैं या यही लोग जब जो है किसी गंदे राजनीतिक दबाव में आकर के गलत कार्य को अंजाम देते हैं, तो अब ये लोग कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आपको करप्शन करना है तब तो आप जो है कहते हैं कि साहब हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन जब ये खुद करप्शन में फंसते हैं, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन शुरू होती है तो पूरी की पूरी लॉबी इनको बचाने आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस इनके पास आ जाते हैं, तमाम तरह की इम्यूनिटी इनके पास आ जाती है। और बंगाल में तो जिस तरह का एक सिस्टम कल्टीवेट हुआ था, ये सारे अफसर वो लोग जो ममता के लॉयलिस्ट थे उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाया गया था। और डेफिनेटली ऐसे कई सारे आपको वहां पर सेंट्रल सर्विसेज के आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स मिल जाएंगे जिनके नॉलेज में, जिनकी कॉन्शियसनेस के अंदर, जिनकी कहते हैं लीडरशिप के अंदर तमाम तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज वहां पर अंजाम दी गई है। और वो डेफिनेटली उन्हें ऊपर से संरक्षण प्राप्त था। वो चाहते तो उस वक्त भी जो है यूनाइट होकर के इन चीजों का विरोध कर सकते थे और डेफिनेटली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ऐसा है कि वो उनको प्रोटेक्ट करता, लेकिन उन्होंने बाय चॉइस ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? डेफिनेटली टीएमसी सरकार से उनको अच्छी अच्छी पोस्ट्स प्राप्त हो रही होंगी, उनको जो है और ल्यूक्रेटिव रिश्वतखोरी के कई तरह के अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही होंगी। भाई बाहर से इतना इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, तो वो बिना आप सरकार के लोगों को, अफसरों को, जिला कलेक्टर को, जिला एसपी को और तमाम प्रशासन, पुलिस को रिश्वत दिए बिना तो आप नहीं कर सकते हैं ना। ये जो मुर्शिदाबाद के सारे जो है जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां से इतना इलीगल इमिग्रेशन होता है, जिनके फेक पेपर्स बनाए जाते हैं, फेक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है, ये सारी चीजें सरकार में बिना सपोर्ट सिस्टम के नहीं हो सकती। और ये साफ सी बात है।
अगर इस पर कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है कि नहीं साहब पॉलिटिकल प्रेशर ही इतना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और आई थिंक ये एक्सक्यूज अब नहीं चलने चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सेंट्रल फोर्सेस है, उनका तो बड़ा एक स्ट्रांग ग्रिड होता है। अब उनके रोल की, और उसमें भी मैं पूरी फोर्स के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूं कि जो कंसर्न अधिकारी थे उसके अंदर, टॉप लेवल की लीडरशिप थी जिनकी ये जिम्मेदारी थी, या वहां पर जो अपॉइंटेड थे उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस तरह के इलीगल इमिग्रेशन को और इन चीजों को रोकना। उनके टेन्योर के दौरान क्या हुआ, क्या क्या इलीगल चीजें हुई, क्या उनमें वो लोग लिप्त थे या उनका कोई रोल था, फैसिलिटेट किया या नहीं किया, इन सब का इन्वेस्टिगेशन अब जरूरी है। और सरकार को कुछ एक ऐसी, देखिए बंगाल में जो अभी जो हुआ है वो किसी क्रांतिकारी परिवर्तन से कम नहीं है, और ये क्रांतिकारी अवसर भी है। ये एक सामान्य रूप से किसी इलेक्शन का होना, सरकार का आना या जाना नहीं है। अगर बीजेपी ने इसको इस सामान्य दृष्टि से देखा, नॉर्मल वे से, तो फिर इनके आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप एक नई व्यवस्था लाके खड़ी कर दी है जो फिर अपना सरकारी प्रिविलेजेस का, पैसे का, पावर का उपभोग करेंगे, करप्शन करेंगे। अगर यही नजरिया है तो फिर इस जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अलावा एक सिंबॉलिक मैसेजिंग के। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में और बीजेपी की लोकल लीडरशिप के पास में, कि वहां पर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वर्षों की, डेकेड्स की जो गंदगी है, जो कीचड़ है, जो दीमक है, जो रॉटन सिस्टम वहां पर क्रिएट हुआ है, उसको क्लीन अप करने का। और ये क्लीन अप करना एक बहुत मैसिव ह्यूमंगस एफर्ट्स है, ये कुर्बानी मांगेगा और बहुत रूथलेस एक्शंस मांगेगा। इसके अंदर कोई कमजोर अप्रोच से आप काम नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो अभी जिस तरह से शुरुआत हुई है, आई थिंक मैं उससे कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। कुछ ऑर्डर्स ऐसे दिए गए कि हम टीएमसी की सारी स्कीम्स को कंटिन्यू करेंगे। अरे भाई क्यों कंटिन्यू करेंगे? आप उनको इवेल्युएट क्यों नहीं कर सकते? उन स्कीम्स के अंदर किनको फायदा हो रहा था? सब कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे? क्या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को, इस्लामिक रेडिकल्स को प्लीज करने के लिए तो वो स्कीम्स नहीं थी? इनको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। और जो तमाम उस तरह के जो ऑफिसर्स थे उस जमाने में, जो उनकी मेहरबानियों से चल रहे थे, आई थिंक जो है उनसे ये सवाल होने चाहिए कि आपने विरोध क्यों नहीं किया, आपने उस वक्त जो है इन गलत नीतियों का विरोध क्यों नहीं किया। और चुन चुन के इस तरह के ऑफिसर्स को आप स्पॉट करें, सेंट्रल सर्विसेज के, स्टेट सर्विसेज के, और उनको कड़ी से कड़ी सजा, एक जो कहते हैं ना रूथलेस क्लीन अप ऑपरेशन के अंदर, वो भी आपके टारगेट होने चाहिए। बेशक अभी जो जो उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनकी ट्राइब के लोग हैं, वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनको प्रोटेक्शन दें, बचाएं, और वो अपने जो सरकार के अंदर स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो लीडरशिप है उनको यही कहेंगे, साहब जो हो गया, जो हो गया, आप छोड़िए इनको, ये तो पुरानी सरकार, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुरानी सरकार के आदेश की पालना कर रहे थे और आप रिवेंजफुल तरीके से काम मत कीजिए। ये एक्सक्यूजेस एंटरटेन नहीं होने चाहिए। बीजेपी को एक एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करनी चाहिए और उनको ये सवाल डेफिनेटली पूछना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप जो है इन सारी गलत बातों को क्यों मान रहे थे। अगर यही लॉजिक है तो फिर तो ठीक है, नाजी रेजिम के अंदर जो ऑफिसर्स थे, जो सारे के सारे वॉर क्रिमिनल्स थे, वो भी बाद में आकर के ये कह सकते थे नरेनबर्ग ट्रायल के अंदर कि अब हम मजबूरी थी, हम क्या करते, हम तो सिर्फ हिटलर के आदेश मान रहे थे, हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इन चीजों में लिप्त रहे हैं, जिन्होंने उन गलत आदेशों की पालना की है और उस गलत सिस्टम को प्रमोट किया है, फैसिलिटेट किया है, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर रूथलेस स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है अभी। जो नई टीम वहां पर लगाई गई है उसके अंदर किसी यंग अफसर को तो सेक्रेटरी लगाया गया, किसी को एडवाइजर लगाया गया। आई थिंक ये समय है कि सरकार एक ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क के बाहर जाकर के बात करे, एक्सपर्ट्स को वहां पर उनको रोप इन करे और उनसे बंगाल की जो नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर जो प्रॉब्लम है उस पर एक रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करके समझे कि ये नेक्सस कैसे काम करते हैं। और ये काम कोई सरकारी अफसर नहीं कर सकता। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको कि एक रिसर्च का जो काम है वो एक ट्रेन्ड रिसर्चर जो कि ग्रास रूट्स पर नीचे जा सकता है और जिसका एक डेडिकेटेड फोकस ही उस चीज के ऊपर हो, अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर से बात करे कि भाई ये इंटिमिडेट कैसे करते थे टीएमसी के कार्यकर्ता, इनके जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स है, उनके साथ क्या नेटवर्क्स हैं, फाइनेंसिंग कैसे होती है, उन और तमाम तरह की और इलीगल चीजें, एफआईसीएन कैसे आ रहा था, फेक करेंसी,
इलीगल काउस की स्मगलिंग कैसे हो रही थी, इसके लिए एक रिसर्चर को अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें जो भी हैं उन सब से बात करनी पड़ेगी। अपने रिसर्च के दौरान उसको इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स से, क्रिमिनल से, फॉर्मर टेररिस्ट से, रेडिकल से, रिलीजियस लीडर से, पॉलिटिशियंस से, जर्नलिस्ट से और एकेडमिक एक्सपर्ट से, जिला प्रशासन के लोगों से, उन सब से अलग अलग बात करके और एक इन्फॉर्म्ड और एक बहुत ही एविडेंस बेस्ड स्टडी के आधार पर उस प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ेगा और उसके ऊपर एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे सरकार आगे टैकल कर सकती है। और वो रोड मैप, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अप्रोच होगी, उसके अंदर आउटकम्स होंगे, उसके अंदर डिलीवरेबल्स होंगे और उसके अंदर सरकार को ये विद इन टाइमलाइंस डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमने कैसे की हैं। आज लोगों ने बात करना शुरू कर दिया बंगाल का कल्चरल पुनर्जागरण, इकोनॉमिक पुनर्जागरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, ये इस तरह की रैंडम एडहोक और कपोल कल्पना वाली बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए। बंगाल एक बहुत ही एक रिच कल्चरल का उत्तराधिकारी है और उसका रिवाइवल, वो इंटेलेक्चुअल लेगेसी जो थी उसको वापस पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सब चीजें आप तभी कर पाएंगे जब पहले जो रॉटन, जो वहां पर जो एक सिस्टम चल रहा था, उसको क्लीन अप करेंगे। आप उसके लिए व्यवस्था तो तैयार करें। वहां तो गांव गांव के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई टीएमसी का गुंडा जाता था, किसी के घर में किसी की बहू बेटी मांग ली, कोई रेडिकल इस्लामिस्ट वहां पर मौलवी जाता था, जाकर के किसी रामनवमी के जुलूस को रुकवा दिया, पत्थर फेंक दिए, किसी की बहू बेटी को उठा करके लेके आ गए, सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती थी, उसको सपोर्ट करते थे। इस तरह का क्रिमिनल नेक्सस, माफिया टाइप नेक्सस अगर जो है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तो मैं बात ही क्या कहूं, अगर वो ग्रास रूट्स लेवल पर एग्जिस्ट करता रहेगा या इस नई व्यवस्था के अंदर भी वो क्लीन अप नहीं हुआ, तो फिर आप भूल जाइए, ना तो बंगाल का कोई पुनर्जागरण हो सकता है, ना कोई इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकता है। वही माफिया और वही सिस्टम्स काम करेंगे। बस जिन लोगों को वो रिश्वत खिला रहे हैं वो लोग नए बदल जाएंगे, मालिक नए बदल जाएंगे और नए सिस्टम के अंदर वो नेविगेट करना शुरू कर देंगे। परंतु मैं जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच रखते हैं। जिस तरह का क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने बंगाल में किया है, आगे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो इस व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करेंगे। और शायद अगर कोई कर सकता है इस काम को तो वही कर सकते हैं। हमने योगी जी का जो लीडरशिप स्टाइल उत्तर प्रदेश में देखा, जहां पर इस तरह से क्राइम पर जो नकेल उन्होंने कसी है और उसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट लिए गए, एक्शन लिए गए। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको उसके एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन उस सोच को अपने दिमाग में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप के साथ आपको बंगाल में भी काम करना पड़ेगा। और रूटीन ब्यूरोक्रेटिक तरीकों से, उन्हीं हथकंडों में आप चलते रहे, उन्हीं फ्रेमवर्क्स में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनसे बाहर निकलिए। नई लीडरशिप को मेरा यही कहना है कि दे शुड नॉट सराउंड देमसेल्व्स विद द सेम सेट ऑफ एडवाइजर्स जो पहले ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे, उससे पहले कम्युनिस्टों के साथ काम किया होगा। अब आपके पास आकर के जो है यहाँ गुणगान करना शुरू कर देंगे, अरे नहीं साहब, हम तो कब से चेंज चाहते थे, यहाँ पर चेंज हो ही नहीं रहा था। अरे भाई, चेंज नहीं हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आपके पास भी अपना कॉन्शियस है। सरकार ने इतनी बड़ी पोजीशन दी थी, आप भी तो विद्रोह कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो सारे बदलाव करने होंगे। और कई बार देखिए ऐसा होता है कि अगर एक सिस्टम तो बदल जाता है, इलेक्शन हो जाता है, नई सरकारें आ जाती है, लेकिन बदलाव होते नहीं है। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल में आपको देते हुए बस अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे राजस्थान में तकरीबन तकरीबन पिछले 30-35 साल से बीजेपी की सरकार है। आई थिंक जब भैरों सिंह चीफ मिनिस्टर थे, भैरों सिंह शेखावत, तब अजमेर में एक बहुत बड़ा एक रेप का कांड हुआ था, सोफिया कॉलेज और सोफिया स्कूल की बच्चियों के साथ, जिस बहुत मैसिव स्केल के ऊपर उनके रिलेटिव्स के साथ ब्लैकमेलिंग और रेप का कांड हुआ था, जिसके अंदर अजमेर दरगाह के खादिम और उनके रिश्तेदारों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। इस तरह की बातें सामने आई थी। तब बीजेपी गवर्नमेंट थी, आज 30 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो पाया? कुछ एक्शन नहीं हो पाया। उसके अलावा बॉर्डर एरियाज में कई सारी मॉस्क आ गई हैं। हाँ ठीक है, बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आती रही, लेकिन आपकी बीजेपी की सरकारें भी तो यहाँ पर ऑल्टरनेटली आती रही हैं। लेकिन ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, बीइंग अ राजस्थानी, मैंने तो कभी भी जो है इस तरह के जिहादिस्ट स्ट्रक्चर्स है उनके अगेंस्ट जीरो एक्शन देखा, और आज भी राजस्थान में ऐसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा। जब भी कोई नई सरकार आती है, उनका उद्देश्य अपने लोग लगाना, पैसा खाना और एक बड़ी फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट की ब्यूरोक्रेसी को प्रमोट करना हो जाता है। ये चीजें बंगाल में रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में आप इन चीजों को रिपीट करना अफोर्ड कर नहीं सकते। ये एक आखिरी मौका है, और वैसे भी काफी देर हो चुकी है। जिस तरह से डेमोग्राफिक एक्सपेंशन हो रहा है, उसके आधार पर भी 2051 तक बताया जा रहा है कि बंगाल के अंदर कंप्लीट डोमिनेशन होगा इस्लामिक स्ट्रक्चर्स का।
अगर ये एक आखिरी मौका है, एटलीस्ट आप प्रयास करें, और काफी देर वैसे ही हो चुकी है, लेकिन एक अच्छी प्रयास, अच्छी नीयत के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो शायद ईश्वर मदद करे और ये बंगाल बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।